खिलेगा कमल या फिर बहू को विरासत। 5 दिसंबर विरासत की सियासत का चुनाव होगा और यह चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। दिलचस्प, इस चुनाव के कई मायने हैं और इसके पीछे सियासत के कई नजरिए भी हैं। विरासत की सियासत में चुनाव इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि डिंपल इस बार चुनावी रण में है। वैसे तो अखिलेश यादव सहानुभूति की लहर में मुलायम सिंह यादव के नाम पर किसी को भी चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन डिंपल को चुनाव लड़वाया। क्यों? इसके पीछे भी सोची समझी रणनीति है। सोची समझी रणनीति। अखिलेश और सपा की कोशिश है कि मैनपुरी का चुनाव मुलायम के नाम पर ही लड़ा जाए। हर मोड़ पर यादव और शाह के 2 फैक्टर हैं इस सियासी लड़ाई में जो महत्वपूर्ण फैक्टर माने जा रहे हैं। डिंपल के नामांकन के साथ सपा ने अपने रोड मैप को पूरी तरह से तैयार कर लिया। प्रचार की कमान खुद धर्मेंद्र यादव के हाथ में थी और होगी भी रणनीति के लिहाज से। तो वहीं तेज प्रताप यादव को सारथी की भूमिका में रहने के लिए कहा गया है। पूरी रणनीति पर अगर नजर रखें तो सैफई हेडक्वार्टर रहेगा, मगर अब भी सबकी निगाहें चाचा शिवपाल को तलाश रही हैं। जैसे कि नामांकन के वक्त नजरें बीजेपी के प्रत्याशी पर टिकी हुई हैं, मगर शिवपाल मौन व्रत में है। मौन व्रत में, और उनकी पार्टी भी मौन व्रत में चली गई है। चाचा शिवपाल ने कहा है अपनी पार्टी के नेताओं को मुंह नहीं खोलना। तो बहू को विरासत मिलेगी या जनता खिलाएगी मैनपुरी में कमल? आज इसी पर करेंगे चर्चा। बेहद दिलचस्प मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिएगा और फिर उसके बाद जिस फैक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, आंकड़ों के लिहाज से उस फैक्टर का भी हम आपके सामने उदाहरण देंगे और फिर आप समझेंगे कि मुलायम के बिना सपा की जीत कितनी मुश्किल हो सकती है। पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। तो आखिरकार मैनपुरी की रण में मुलायम की बहू डिंपल ने विरासत की सियासत की नींव को मजबूत करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। पति अखिलेश के साथ पूरा यादव कुनवा डिंपल के नामांकन दाखिल के दौरान मौजूद रहा। मगर सवाल ये कि अब सपा की रण में हुंकार भरने के बाद बीजेपी किस चेहरे पर दाव लगाएगी? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैनपुरी को लेकर बीजेपी दिग्गजों में मंथन चल रहा है। एक ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साख दाव पर लगी है, तो दूसरी ओर बीजेपी समाजवादी पार्टी की गढ़ में सेंध लगाने की फिराक में है। वैसे तो बीजेपी ने 4 शहरों का पैनल तैयार कर दिल्ली पोस्ट कर दिया है। फैसला लाकमान को लेना है, मगर सूत्रों की माने तो शहरा तय हो चुका है, बस ऐलान भर बाकी है। कुछ कई चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। अच्छा, आयन नायन से कोई फर्क नहीं था, वो सारे लोग साथ ही हैं। उनका बेटा आ रहा होगा टेम्पल के साथ ही। प्रस्तावक भी बनाया गया शायद जी को। प्रस्तावक तो 2 शायद नॉमिनेशन करेंगे अभी, तो एक में तो आलोक शाह के प्रस्तावक हैं, अभी 2 बाद में और करेंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने ममतेश शाक्य, रघुराज शाक्य, प्रेमपाल शाक्य और प्रदीप कुमार के नामों की चर्चा सियासी गलियारों में है। लेकिन बीजेपी अपने प्रत्याशी के ऐलान को लेकर अभी संशय की स्थिति में है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार कौन होगा बीजेपी का चेहरा? क्या वाकई में बीजेपी टक्कर देने के मूड में है या फिर मुलायम की बहू डिंपल के कमाल के आगे कमल मुरझा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
दरअसल चाचा रामगोपाल यादव का बयान जो आप सुन रहे थे, ये ठीक नामांकन से पहले का था। नामांकन के बाद यह भी जिक्र किया गया कि शिवपाल की इजाजत से ही, यानी कि शिवपाल की रजामंदी से ही डिंपल यादव को चुनावी रण में उतारा गया है। तो फिर चाचा शिवपाल थे क्यों नहीं? यह भी एक बड़ा सवाल है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि खिलेगा कमल या फिर बहू संभालेगी विरासत की सियासत। और इसी आकलन को हम समझेंगे कुछ आंकड़ों के साथ भी। कुछ अध्याय जो पन्नों में छिपे हुए हैं, इतिहास के पन्नों में, उसका भी जिक्र होगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा कंचन द्विवेदी होंगी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी सुधा मिश्रा, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी शिल्पी चौधरी, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। और साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे दयाराम भार्गव, जो कि प्रवक्ता हैं सोलदेव भारतीय समाज पार्टी से। और कुछ ही देर में ये चेहरे आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। लेकिन मैनपुरी का घमासान सपा और बीजेपी का बड़ा इम्तिहान है और चाचा शिवपाल पर सबकी निगाहें आकर टिक गई हैं, क्योंकि इसी फैक्टर को लेकर चाचा शिवपाल बहुत बड़ा फैक्टर क्यों है, आज इसी का भी हम जिक्र करेंगे और कुछ आंकड़ों के साथ। और इसी कहानी को समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार मैनपुरी में कितने कितने फैक्टर हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। ये तीन चेहरे और तीनों ही आपकी स्क्रीन पर हैं। शिल्पी चौधरी जी हैं, सुधा मिश्रा जी और कंचन द्विवेदी जी हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के चेहरे भी जुड़ेंगे। लेकिन आप तीनों दाएं और बाएं तरफ देखिए, भले ही आपकी पार्टी में महिलाओं को टिकट देने में थोड़ी कंजूसी हो, लेकिन हमारे पैनल में नहीं होती है। तीनों ही महिला चेहरे हैं मुस्कुराते हुए। शिल्पी जी बहुत मुस्कुरा रही है। शिल्पी जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। अरे बिल्कुल, आज तो मैं निशाने पे हूँ। नहीं नहीं, निशाने पर नहीं, निशाने तो आप लोग मार रहे हैं मैनपुरी से। मैं एक बात समझना चाह रहा था शिल्पी जी, ये मैनपुरी लोकसभा सीट को मैं देख रहा था, इसमें से 5 विधानसभा में से 2 बीजेपी के हैं और 3 टेक्निकली आपके हैं विधायक। 3 टेक्निकली, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। 3 विधायक क्या मैनपुरी नामांकन के दौरान, जब खुद डिंपल यादव नामांकन कर रही हैं, खुद आपकी पार्टी के अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं देखा बाई इलेक्शन में कभी अखिलेश यादव को नामांकन पर्चा दाखिल करवाते हुए, अगर मैं सही हूं तो। लेकिन वहां पर चचा जान नहीं दिखाई दिए, वजह जान सकते हैं? नहीं, अब ये देखिए, ये तो बातों में बात निकालने वाली बात है। आदरणीय शिवपाल यादव जी पूरी उन्होंने बिल्कुल बार बार ये बात कहा है कि नेताजी की सीट पर हम नेताजी के मान और सम्मान को बरकरार रखेंगे और पूरा परिवार एक है। तो बहू हो या भतीजा या पोता आता, उन्होंने कहा कि हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे और हम पूरा परिवार साथ हैं। तो निश्चित तौर पे वो हैं या नहीं है, कुछ हो सकता है कि स्वास्थ्य कारणों से, जैसा भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मुद्दे आप लोग निकालना चाह रहे हैं, नहीं, हम तो निकाल ही नहीं। शिल्पी जी, आप जानते हैं, ढूंढ रही अब देखिए, अगर चचा जान वहां होते, कोई सवाल पूछता क्या? पूछता नहीं। चचा जान अगर है तो क्या फर्क पड़ रहा, और नहीं है तो भी, क्योंकि देखिए चुनाव का मैनेजमेंट करना होता है, महत्वपूर्ण चुनाव है, ये साख का चुनाव है। ऐसा नहीं, ये साख का चुनाव है और इसको साख ही बनाया जाएगा। जीत हार तो बहुत सारे चुनाव में होती है। अभी लखीमपुर के उपचुनाव हुआ, आप देखिए कि गिरी परिवार से ही उनका बेटा आया और जीता भी। तो ये जो पारिवारिक सीट हो जाती हैं, उस पर साख की बात होती है। नहीं, यहाँ पारिवारिक सीट के साथ साथ मैंने टेक्निकली जिस 3 विधायकों का जिक्र किया, उसमें एक विधायक महत्वपूर्ण है, आप जानती है ना? नहीं, बिल्कुल। और जसवंत नगर सीट का मैं इतिहास भी आपके सामने रखूंगा और पिछले चुनाव का इतिहास भी। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, क्योंकि दयाराम भार्गव भी झूठ गए हैं, मैं तो सिर्फ एक बात, आप कह रहे कि हो सकता है कि उनकी तबीयत नासाज हो। मैडम, मौन व्रत धारण किया हुआ है शिवपाल चाचा ने,
और अरे पार्टी के तो नेताओं को ये भी, तो- सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे से नाम मत बुलवाइएगा, हो सकता है कि कुछ देर में फिर वो पार्टी में भी ना रहे। मुझे बोला उनकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने, तिलक भाई मत बिठाओ, दिक्कत हो जाएगी, चाचा नाराज हो गए तो प्रवक्ता की लिस्ट से नाम भी चला जाएगा। नहीं तो निश्चित मौन तौर पे व्रत रखा देखिए, हुआ है चाचा ने, उनकी- और आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं। देखिए, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आदरणीय शिवपाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उनकी पार्टी लाइन से जो भी उनकी पार्टी का व्यक्ति बाहर जाएगा तो वो उस पर कार्रवाई तो होगी। वो तो हर पार्टी का एक हाँ तो डिसिप्लिन मैडम है, ये मौन decorum व्रत है। क्यों? अगर छुपन छुपाई का खेल खेलना है तो ये खेल क्यों खेला जा रहा है? नहीं, और वो भी ये आप, कोई छुपम छुपाई तो फिर कहाँ है नहीं, चाचा? बिल्कुल कहाँ है नहीं, चाचा जी? अगर मैं बिल्कुल। गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे दिखा दीजिए। अगर चाचा जी ने कहा हो कि नहीं भैया हम तो परिवार साथ हैं और कोई दिक्कत नहीं है, कोई रजामंदी, सब कुछ है, सब कुछ ऑल इज वेल है, और चाचा जी नामांकन ने में तो खुद बराबर अखिलेश कहा। यादव आ रहे लेकिन चाचा नहीं आ रहे। चाचा जी ने तो बराबर कहा कि आप- भाई मैं पूरा परिवार साथ है। आप मुझे अब आप नहीं मुझे सुन पाए। आप मुझे 24 घंटे पहले का बयान दिखा दीजिए। नहीं, 24 घंटे पहले का बयान ना भी हो, वो नेताजी के जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है, आदरणीय शिवपाल यादव जी ने बराबर कहा है कि पूरा परिवार एक है और जिसको भी पार्टी लड़ाएगी हम सब उसके साथ हैं। मैं आपकी बात से उनकी पार्टी सहमत लाइन हूं। ही यही है क्या फिलहाल। चाचा शिवपाल का वहां पर होना जरूरी था या नहीं? नहीं, जरूरी था, लेकिन अब वो किन कारणों से वहां नहीं थे तो मैं उसके वही बारे तो में पूछ मैं रहा हूँ, फिलहाल किन तो कारणों बता से नहीं थे सकती। मैडम? मैं वही नहीं, आपसे नहीं, पूछ वो रहा हूँ। फिलहाल नहीं, ये तो आप ये जो गोदी मीडिया वाली डिबेट कर रहे हैं तिलक जी आज, इसमें ओह, मजा नहीं आ रहा है। वाह। ये कोई बुंदू नहीं है। वाह। हाँ, आप तब ये बात करते, ये डिबेट तब करते जब शिवपाल यादव जी की पार्टी से कोई कैंडिडेट उतार दिया जाता। नहीं तब नहीं आप नहीं कहते नहीं, कि हाँ, अच्छा वो तो फिर आप नहीं मुझे है। कह रहे हैं कि मैंने प्लान डिबेट की है? ना, प्लान नहीं। ये इस डिबेट का मतलब क्या है? मैं बता रहा हूँ इस कोई डिबेट का कोई मतलब क्या है। कैंडिडेट- अगर आप चाहती चलिए, हैं आप मैं बता बताऊं इस दीजिए। डिबेट का मतलब क्या है, तो इसका एक आधार बताइए। आधार बता देता हूं। मैडम आप जानते हैं कि मैं है, मेरे लिए तो न्याय का तराजू बराबर है जी बिल्कुल। है ना? और ये जो आपने कहा आज तोहमत आपने मढ़ दी, तो अब मुझे सबूत देना ही पड़ेगा कि मैं ये डिबेट चाचा शिवपाल पर क्यों लेकर आया। हाँ बिल्कुल, बताइए। 2019 का चुनाव था, सुधा जी, कंचन जी और दयाराम भार्गव जी तो वैसे भी आंकड़ों के हैं, माहिर खिलाड़ी हैं। सुबह सपा के सारे प्रवक्ता बहुत बढ़िया। हाँ अभी रुक जाइए, इसमें अभी रुक जाइए, मैं बता देता हूं मैं क्यों ये डिबेट लेकर आया। अगर आप जानना ही चाह रही हैं तो मैं बता देता हूं। और ये तथ्य जो है, अगर जिनको आंकड़ों का ज्ञान होता है वो मेरी बात से सहमत होंगे। 2019 का चुनाव था, इसी मैनपुरी से नेताजी चुनाव लड़ रहे थे और 2019 में आपका मायावती के साथ अलायंस था, बहन जी के साथ, और मैनपुरी में आकर मायावती जी ने मुलायम सिंह यादव का हाथ खड़ा किया था। प्रचार में गई थी बहन जी, बड़ी बात बता रहा हूं आपको। और तब उस वक्त 5 विधानसभा क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव जो चुनाव जीते थे वो लगभग 92,000 वोटों से चुनाव जीते थे, ठीक 92,000 वोटों से। और इकलौती ऐसी सीट थी जहां से 62,000 वोटों की लीड मुलायम सिंह यादव को मिली थी, तो वो थी जसवंत नगर सीट। दीजिए दाला। इसीलिए मैं ये डिबेट लेकर आया कि अगर चच्चा जान नहीं तो ये सीट इतनी आसानी से नहीं जीत सकते आप। ये कोई गोदी मीडिया और वोदी मीडिया को मैं नहीं जानता मैडम, और आप भी जानती हैं कि मैं उस पर नहीं चलता हूं। मैं तो सिर्फ उन तथ्यों की बात करता हूं जो मेरे सामने हैं। चाचा शिवपाल थे तो 62,000 वोटों की लीड सिर्फ जसवंत नगर सीट से आपको मिली, और 92,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव जैसे नेता चुनाव जीते थे। और वो भी तब जब मायावती जाकर अलायंस करती हैं और हाथ खड़ा करती है मुलायम सिंह यादव का, और दलित वोट बैंक जो है आपके साथ आके खड़ा हुआ, तब आप 92,000 वोटों से चुनाव जीते थे। और 62,000 वोटों की सीट पे लीड थी जसवंत नगर सीट से, जहां से चाचा जान विधायक हैं। अब बोलिए मैडम, गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। नहीं, बिल्कुल आपके आंकड़े ठीक हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, 2019 में हमको बसपा का वोट नहीं मिला है। अगर मिला होता तो नतीजे कुछ और होते। और दलित वोट बैंक नहीं मिला आपको 2019 में मैनपुरी सीट पे? दलित वोट नहीं तो ये भी मिला। बोल दीजिए जसवंत दलित नगर वोट- में शिवपाल जी के कहने के बावजूद जो है मुलायम सिंह यादव जी को वोट पड़ गया, मैं मान जाऊंगा।
बोल दीजिए बात। नहीं तो वो आपके दलित वोट नहीं गरवाए उन्होंने। मैं आप दोनों बातों को जसवंत क्यों नगर एक सीट साथ का जिक्र रहे कर रहा हूं हैं? मैडम। नहीं तो जसवंत नगर सीट और मायावती की साथ आने की बात, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हाँ। ठीक है, निश्चित तौर पे शिवपाल जी महत्वपूर्ण हैं, जसवंत नगर से वो विधायक हैं और उनका साथ आना, उनका सहयोग दोनों ही महत्वपूर्ण है। ओके ठीक, लेकिन आप इसमें जो दलित बता रहे हैं तो शाक्य कम्युनिटी है, दलित बिरादरी। मैडम और आपको फैक्टर सभी- बता रहा था, आप मुझसे कह रही थी ना कि ये हाँ। वो वाली मीडिया डिबेट करती है, तुम तो ऐसी डिबेट करते नहीं थे तिलक चावला। नहीं, मैं तो सिर्फ आपके आप सामने वो यहाँ फैक्टर पर- बता रहा हूँ, मैं ये आप डिबेट क्यों लेकर यहाँ आया। पर ये कहिए, देखिए मैंने आपके एक फैक्ट को तो नकारा नहीं कि 62,000 का मार्जिन है। 62,000, उसमें 92,000 में 62,000 चाचा जी के सहयोग से आए। हाँ। तो ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन 2000 नहीं अलग नहीं है, मैं तभी कह रहा था मैडम, हल्के में मत लीजिए चच्चा जान को। नहीं, कोई हल्के में नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें हल्के हाँ, में ले रहा है। मैं मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि ये डिबेट और महत्वपूर्ण आप बना लीजिए कि अगर चाचा जान से कल तक लिस्ट में कोई एक उनका कैंडिडेट खड़ा करवा दीजिए। मुझे नहीं लगता, जैसा कि आदरणीय शिवपाल यादव जी ने कहा है कि इस तरीके का उनका कोई विचार नहीं है। पूरा परिवार एक है और नेताजी की विरासत को संभालना है। तो परिवार में इस समय कौन है और कौन नहीं है, इस पर डिबेट मुझे नहीं लगता आज नामांकन के दिन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण कि उस पर पूरी डिबेट हो जाए तो ठीक है, आप करिए, मैं जवाब दे रही हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए चाचा शिवपाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दिया, मैंने आधार भी बता दिया आपको। फिलहाल मैंने आपको बहुत वक्त दिया शिल्पी जी, लेकिन दयाराम भार्गव जी, मैं सुधा जी और कंचन जी के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपने सुना ना शिल्पी जी ने क्या कहा। मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा था, अगर भार्गव जी को हम स्क्रीन पे ला पाए। जी भार्गव जी कंचन जी की पार्टी तो अभी कैंडिडेट तलाश रही है, मुझे मालूम है फाइनल हो चुका है, मेरी मजबूरी है, मैं नाम नहीं लो पाऊंगा है, लेकिन ये तो कैंडिडेट तलाश रहे हैं। सपा वालों ने नामांकन भी दाखिल करवा दिया, लेकिन ये आपका मामला मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। यहां कैंडिडेट तलाशे जा रहे हैं, आपने तो कैंडिडेट छठ मंगनी और पट गया तलाशा, कार्यालय खोल दिया, लड्डू बांट दिए, कहा कि लो मुंह मीठा करो सब लोग हैं, और राजभर जी जिंदाबाद के नारे भी लग गए जैसे हर बार लगते हैं। तो आपको पूरी उम्मीद है कि भाजपा चुनाव जीत जाएगी? तिलक भाई, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ना किसी को हराने की बात करती है, ना किसी को जिताने की बात करती है। सुहेल देव भारतीय समाज, सुनिए तिलक भाई, सुन लीजिए, आपने कहा हमारी बात सुनिए, हमारी बात आने दीजिए, फिर आप कहिएगा। उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा, 4 बार सपा और डबल जो है दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी। हर टीवी चैनल के स्क्रीन पे तिलक भाई चल रहा है ब्राह्मण वोट इतना, मुस्लिम वोट इतना, यादव वोट इतना, साक वोट इतना। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी मैनपुरी में कश्यप है, बाता है, तुरहा है, प्रजापति है, चौहान है, बिहार है, बारी है, बंजारा है, बहलिया है, अरक है, गबंसी है, नाई है, कहार है, बढ़ई है, लोहार है, माली है, तेली है, तमोली है, धीमर है, केवल मल्ला, निषाद, ऐसी तमाम छोटी छोटी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियों में आती है। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये हर विधानसभा में निर्णायक की भूमिका में इनकी गिनती है नहीं है। ये मैंने मेरी बात सुने, मेरी बात भार्गव जी, ये इतनी तो बहस चर्चा हो गई है ना, जातियों के आधार पर तो डिप्टी सीएम बना रहे थे आप, ठीक। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो राजभर जी की जो मैनपुरी को लेकर मोहब्बत है, इसका राज क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। वो छोड़ो ना, अब डिप्टी सीएम कौन क्या बना, अब ये बात थोड़ी ना कि ओवैसी तेलंगाना से चुनाव नहीं लड़ते और बिहार में आके लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं सबको मालूम है ना। तो अब मुझे ये मत सिखाओ, मैं सीधी बात करो, ये लड्डू जो बांटे गए, मुंह मीठा जो करवाया गया, ये मैनपुरी के लेकर मोहब्बत के मराज जानना चाह रहा हूं राजभर जी का, सीधी बात करो ना। तिलक भाई, भारतीय संविधान में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल लड़ो, आप हमें बता दीजिए। मेरी तरफ से लड़ रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? ओहो, अभी भार्गव जी फिर मुझे घुमा रहे हो आप। और ये जो बस में आपकी सिटी इस वक्त पता क्या है भार्गव जी? 75 साल की आजादी में इन तीनों चारों पार्टियों ने रात किले इन जातियों का नाम क्यों नहीं? जब ये जातियां बहुतायत जो है लोकसभा में बहुतायत इनका वोट है। आप देखो, गुस्सा मत, तो फिर मैं यहाँ पे प्रण दिलवा दूंगा, दिक्कत हो जाएगी, गुस्सा मत। प्रण आप क्यों, आप प्रण दिलवाओ या ना दिलवाओ, भार्गव बैठा
वोट देने के लिए भी बैठा है। भार्गव जी, भार्गव जी रुक जाओ, भार्गव जी इतनी रेल मत दौड़ाओ, इतना गुस्सा मत हो, ये जो बस, जब हम लोग बस, आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखिए इंडिया वाइज बड़ा चैनल है, आप बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस हिंदुस्तान में भारतीय संविधान में सभी पार्टियां चुनाव लड़ती है, क्या स्वयं भारतीय समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह खड़ी है वो चुनाव नहीं लड़ेगी? नहीं, लड़ो, अच्छी बात है, लेकिन ये मैनपुरी के पीछे मोहब्बत का राज जानना चाह रहा था नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा मोहब्बत का राज सुन लीजिए। अगर राज पूछ रहे हैं, जिन जातियों की गिनती नहीं होती है उनकी गणना कराने के लिए हम चुनाव में लड़ रहे हैं, जिनको ये तो आपको पूरी उम्मीद है कि बीजेपी आपकी मांग पूरी करेगी? आपको पूरी उम्मीद है बीजेपी आपकी मांग पूरी करेगी? हमारी मांग तो समाजवादी ने नहीं पूरा किया, हम बीजेपी से क्या ख्वाब रखे बताइए? नहीं, सपा सरकार में कहा थी, भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं करती, सपा सरकार में कहा थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भार्गव जी, सपा सरकार में कहा, सपा कहां से पूरी कर देती मांग? मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर आदरणीय नेता हम प्रकाश राज भर गए थे, क्या हुआ उसका? अच्छा, एक खबर मुझे पता चली है भार्गव जी, सुनने में आया है कि कल या परसों राजभर जी दिल्ली आ सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, कल हमारी पार्टी की लखनऊ में बैठक है, मैं स्वयं, मैंने आपको बोला ना, मैं 8:30 बजे निकलूंगा, मेरा ट्रेन है। नहीं, दिल्ली का कोई दिल्ली दर्शन के कोई चांस है क्या? देखिए, दिल्ली दर्शन के चांस है या नहीं है, ये तो पार्टी का मुखिया जाने, अच्छा, आपका कमेटी का जाने। दूसरी बात, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो दिशा निर्देश हम लोगों को दिए जाते हैं, हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, 1 मिनट 2 शब्द ले लीजिए, फिर जाइए आप। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में हमारा सावधान यात्रा निकला। हम 75 जिलों से होते हुए बिहार के गांधी मैदान पटना में हमने सावधान यात्रा महाराष्ट्र करी, वहां का जन सैलाब, लोगों का प्यार हमें मिला। इसी कड़ी में सावधान यात्रा में जब मैनपुरी में था, मैं सुन तो लीजिए, भार्गव जी मैंने सुन लिया, एक मिनट, हर बार अकेले चुनाव नहीं लड़े, साथ ही किसी के पर्चा भरा, तब जाकर 4 और 6 आए। अब रुक जाइए, अब भार्गव जी हो गया ना? भार्गव जी, आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और बोलिए, और कुछ बोल दूं? 1 मिनट रुक जाइए ना, हो गया, इतना मत बुलवाइए। मैं माफी चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जनता का अगर सहयोग हो तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जनता का सहयोग था, तभी तो आपने 20 डिप्टी सीएम बना दिए। अब रुक जाइए ना, अब कितना बुलवाओगे भार्गव जी? 1 मिनट रुक जाओ। शिल्पी जी ने आप तारीफ कर दी, आप तो शुरू ही हो गए हैं। 1 मिनट, कंचन जी, आपसे थोड़ा सवाल मेरा हटके है। शिल्पी जी ने तो आज मेडल दे दिया हमें, है कौन से वो वाला मीडिया का, बोले अगर हमारे से सवाल करोगे तुम्हें भी मेडल दे देंगे हम। और वो जानती है कि मैं ऐसे सर्टिफिकेट बाहर जाके डस्टबिन में फेंक देता हूं रोज, पिछले 17 साल से यही कर रहा हूं, वरना नहीं तो इतना बड़ा जत्था हो जाता सर्टिफिकेट का। खैर कंचन जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था, चाचा शिवपाल का फैक्टर तो हम जानते हैं, समझते भी हैं, भले ही शिल्पी जी बोले कुछ और, लेकिन सब जानते हैं। लेकिन चर्चाएं इस बात की भी हैं, एक होता है समर्थन, एक होता है मौखिक समर्थन, है, और यह कह रहे हैं कि चाचा शिवपाल और बीजेपी के बीच में बहुत लंबे अरसे से इलू इलू चल रहा है। अगर मौखिक समर्थन चाचा शिवपाल का आपके साथ आ गया, मौन समर्थन, तो फायदा होगा कि नहीं? जी जावर जी, देखिए ये जो बात है ये घुमाने के लिए फिराने के लिए अलग हो सकती है। बाकी शिल्पी जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती होंगी कि अगर शिवपाल जी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मौन एक सबसे बड़ा हथियार और मंत्र होता है किसी को भी मात देने के लिए, और ये शिवपाल जी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से इमरान सिंह जी का सम्मान किया है, सम्मान रखा है। कभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर वो आकर के ऐसे नहीं बोले हैं कि किसी प्रकार का विरोध समाजवादी पार्टी के तहत हो, ये उनकी समझदारी है। और बाकी इसके तहत आप जानते हैं कि उनका कितना अपमान अखिलेश जी ने किया है, ये सभी लोग जानते हैं, विदित है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि एक बात मुझे बहुत खराब लगी शिल्पी जी की, कि उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया शिवपाल जी को, उन्होंने कह दिया कि फर्क नहीं पड़ता कि वो आए कि ना आए, और ये बात तो उन्हें अब चुनाव के बाद ही पता चलेगी। ये शिवपाल जी पर डिपेंड
करता है कि इतना अपमान खाने के बाद, इतना अपना अपमान झेलने के बाद भी अगर वो इस चीज को नहीं समझते कि उनके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है, तो फिर मुझे लगता है कि उनके राजनीति के क्षेत्र में मैं इतने जहां तक सम्मान कह का सकती ख्याल हूँ है कि चाचा के सम्मान का इतना ख्याल है चाचा के सम्मान में बीजेपी मैदान में, तो एक काम करिए, अभी तो प्रत्याशी मेरे को मालूम है तय हो चुका है, मुझसे बुलवाइएगा मत, मुझे मालूम है तय हो चुका है। एक काम करिए, पार्टी के आला नेताओं से यहीं से मांग करिए कि चाचा शिवपाल को कैंडिडेट बना दो। नहीं, तो हमने तो कभी मना नहीं किया कि वो हमारी पार्टी में ना आए, या फिर ये उनका अपना सिस्टम है, वो अपने तरीके से उनका, क्योंकि मैं एक बहुत नहीं सिस्टम नहीं है, आप मांग तो कर सकते हैं ना, वो लड़े ना लड़े मैं जानता हूं नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी मांग तो कर सकते हैं ना कि हम चाहते हैं कि चाचा शिवपाल को ही लड़वा दो, मांग कर दीजिए। ये उन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, यहाँ तो सबका स्वागत है सावला जी, चाहे जो भी आ जाए, अखिलेश जी भी आ जाए तो भी मना ही नहीं अखिलेश आप इतना मत बुलवाइए मैडम, अच्छा नहीं लगता, चाचा शिवपाल तक तो बात सीमित है जो हजम हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप मांग कर दीजिए, चाचा शिवपाल को, कंचन द्विवेदी जी यहाँ से मांग करती है कि चाचा शिवपाल को कैंडिडेट बना दो। अरे वो कहे तो एक बार शिवपाल जी कि उनका जो भरोसा है वो यहाँ पर आकर के, और वो थोड़ा सा जो सम्मान अपने भाई का करते हैं उसको छोड़ करके हमारी पार्टी के तरफ रुख तो करें, और फिर आप देखिए कि अच्छा क्या चलिए होता है। कंचन जी मैं समझ गया। अच्छा ये तलाश क्या रहे हो, क्योंकि अभी देखिए भार्गव जी ने लड्डू भी बंटवा दिया, कार्यालय का फीता काट दिया है, और शिल्पी जी ने कहा कि ये तो तय है कि भैया बहू जी अब चुनाव लड़ेंगी, बात तो जीता है, ये कह रहे हैं कि डर गए, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा, तो तलाश क्या रहे हो? इतना तो दूल्हे के लिए लड़की थोड़ा ना तलाश रहे हो आप कि भैया शर्मा जी की भी देख लो, वर्मा जी की भी देख लो, अब कैंडिडेट तो फाइनल है, उसका मतलब छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हो आप फिर? ओके, आपको जैसा कि आपने मुझे बताया आंकड़ों के तहत कि जब इन लोगों का दबदबा था, समाजवादी पार्टी के साथ में मायावती जी भी थी, समाजवादी पार्टी के साथ में मुलायम सिंह जी भी थे, शिवपाल जी भी थे, तब जाकर के ये लोग अपनी केवल 3 सीट बचा पाए, और 2 सीट हमारे पाले में आए, जो कि मैडम मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ, सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? उनको छोड़िए ना, मैं आपका पूछ रहा हूँ, ये या तो शाक्य होगा या यादव होगा, आप नाम भी बुलवाना चाह रहे हैं मैं बोल देता हूं, अच्छा नहीं लगता, शाक्य होगा यादव होगा, छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हो आप सीधा नाम कैंडिडेट क्यों? फिर तभी तो कह रही शिल्पी जी कि आपको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। मैं बता रही हूँ ना, इसकी आवश्यकता ही क्या है? मुलायम सिंह जैसे दिग्गज होने के बाद 2 सीटें हमारी वहां हो गई, अब तो ना वो बचे, और शिवपाल जी ने भी मौन धारण कर लिया, तो डिम्पल जी का क्या होगा ये स्थिति ही बताएगी कि अब वहां पर स्थितियां क्या है। बाकी मैडम मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी के घर में झांक रहे हैं, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे घर में आप बार बार बोल रहे हैं कि आप जानते ही हैं कि क्या होने वाला है, बाकी हमारा डिसाइड तो तभी होता है जब एकदम से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और लास्ट में होता है ये हमेशा से। सुधा जी एक होता है ग्राउंड में मैच खेलने वाले, और एक होते हैं जो स्टैंड्स पर बैठ के तालियां बजाते हैं जीते और हारे कोई भी उनकी फेवरेट टीम तय होती है, ड्रीम 11। यहां कम से कम भार्गव जी ये तो कह रहे हैं कि भैया हम तो चुनाव है लड़ेंगे, कहीं से भी लड़वा लो, चाहे तेलंगाना से या बिहार से, डिप्टी सीएम भी बना देंगे। मैडम पवेलियन में बैठकर, स्टैंड्स पे बैठकर किसका सपोर्ट करेंगे आप? ड्रीम 11 यहां तो 2 ही हैं, या तो सपा या बीजेपी, कि नहीं सुधा जी? जी बिल्कुल तिलक जी, सबसे पहले आधुनिक भारत के स्वतंत्रता और सर्व समावेशी हमारे समाज व्यवस्था के जो प्रवर्तक है प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की आज जयंती है। मैं उस से सबको बधाई और कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज हम जिस विश्व गुरु होने की बात करते हैं उसका नींव उन्होंने रखा था, आज उनको याद करना बहुत जरूरी है। आपने प्रश्न किया, तो उस प्रश्न की उत्तर देने से पहले मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी आज की स्थिति पे कि कुछ मीठा सा नशा था उसकी बातों में, वक्त गुजरता गया और लोग आदी होते गए। ये जो सिचुएशन हो गई है राजनीति की, उसको तोड़ने के लिए हम यहाँ पे उपचुनाव की बात हो रही है, क्योंकि जो रिक्त हुई सीट है नेताजी नहीं रहे, तो श्रद्धांजलि के साथ चूंकि वो सीट खाली हुई है तो मैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट कि उनकी सीट थी, वो जीते हुए थे और वो नहीं रहे, तो वो सीट खाली हुई है। जितने भी कुछ लोग हेट स्पीच में गए और जो भी हुआ उसमें सीटें खाली, उसमें हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पवेलियन में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है, आप जानते हैं कि जो चुनाव हुआ था उसमें हमारी स्थिति
कैसी रही सबको मालूम है, हमें मालूम है। अब उस संगठन के स्तर पे हमें कैसे क्या करना है और कैसे जनता से जुड़ना है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि हम बैठ के देख रहे हैं, हम जानते हैं कुछ खामियां रह गई। नहीं, आप जब लड़ेंगे तो स्टैंड्स में ही होंगे ना मैडम। चुनाव में तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन है? जैसे ड्रीम 11 चलता है आजकल, उसमें फेवरेट टीम बनाते हैं ना, आपकी फेवरेट टीम कौन है? नहीं, अगर ये चुनाव की बात होती तो जाहिर सी बात है, हमने हर सीट पे जो हमारे वादे थे, जो चीजें थी, हमने सब पे काम किया और हम बेहतर तरीके से लड़ने की कोशिश किए जो हमें करना चाहिए था। लेकिन उपचुनाव हो रहे हैं, सीटें खाली हुई हैं, वजह क्या क्या रही उसकी बात अलग है। तो हमने इस पे अगर कह रहे हैं कि संगठन के स्तर पे हमें मजबूती चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता हमारे का जुड़ाव हमारे साथ नहीं था, तो हमें अपने उस संगठन के स्तर पे कार्य करना है, उसकी जरूरत है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आप करिए, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आप लोग नहीं लड़ रहे, लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव हैं, खुद सोनिया गांधी भी मना कर देती थी कि चुनाव मत लड़ाओ मुलायम सिंह यादव जी के, हैं? यहां तक कि अब एक बात और आप देखिएगा, अगर मैं सही होऊंगा तो प्रचार में मुलायम सिंह यादव के सामने ना तो राजनाथ सिंह गए और ना ही चुनाव प्रचार में मोदी गए। जी ठीक, मैंने तभी ये जिक्र किया था। अब मैं यही फैक्टर समझना चाह रहा हूं, आपका सॉफ्ट कॉर्नर तो समाजवादी पार्टी ही है ना? नहीं, देखिए तिलक जी, मैं हमेशा राजनीति में आने के बाद जब व्यक्ति अपनी चीजों को कमाता है तब वो पार्टी के ऊपर होता है। नेताजी का जो चरित्र और जो उनका रूप था, जो उनका अपना ओहदा था, वो बिल्कुल अलग था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था राजनीति में जो उनकी इज्जत न करता हो। उसमें पार्टी लाइन को छोड़ के आप देखे होंगे कि चाहे जब ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने राजनीति में अपने कामों से लोगों को बताया होता है कि समाज में जुड़ते जनता से कैसे हैं, तो उनका ओहदा पार्टी लाइन से ऊपर हो जाता है। अभी हमारी जो बहन है कंचन, वो बहुत सम्मान की बात कर, उनको बहुत फिक्र है कि चाचा का बहुत मर्यादा, उनकी इज्जत नहीं की गई। मैं बस ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि इतना अगर दर्द है तो हमारे जो आपकी भाजपा के बड़े बड़े वयोवृद्ध नेता हैं, जिनके बल पे हमने कई ऐसे आंदोलन देखे कि आप पार्टी में आ पाए, आप राजनीति में आ पाए, उनका इज्जत करने के लिए क्या कोई आपको कहेगा तब करेंगे क्या? दूसरों को ज्ञान देने में तो बहुत अच्छा लगता है। एक ब्रेक लेना है मुझे, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार, क्योंकि भार्गव जी को भी जल्दी निकलना है। लखनऊ मैनपुरी की टिकट काटी हुई है उन्होंने। तो भार्गव जी, मैं ब्रेक के उस पार एक दो सवाल आपसे लूंगा और फिर उसके बाद मैनपुरी आप जाना चाह रहे हैं तो जाइएगा, लेकिन एक छोटे से 2-3 सवाल हैं। जल्द एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो खिलेगा कमल या फिर बहू को मिलेगी विरासत? सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। भार्गव जी, सेकंड राउंड की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। मुझे पता चला मैनपुरी निकलना है आपको लखनऊ से होते हुए। मुझे एक बात बताइए भार्गव जी, ये ओवैसी का जिक्र मैं कर रहा था ब्रेक से पहले, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, मैं तुलना नहीं कर रहा, क्योंकि कोशिशें तो बहुत हुई ओवैसी को भी है यूपी में, और राजभर जी ने बहुत प्रयास किए, वो प्रयास रंग तो लाए नहीं, लेकिन खैर जो भी हुआ। एक बात मैं जानना चाह रहा था, ओवैसी तेलंगाना में जैसे चुनाव में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लेकिन बिहार में चुनाव होता है तो दिलचस्पी लेते हैं, और शिल्पी जी जैसी पार्टी कहती है कि तो बी टीम है, बी टीम बीजेपी की। ये कुछ ऐसा मुकाबला जो देखने को मिल रहा है, उसमें राजभर जी की भूमिका को लेकर भी संदेह हो रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं, अभी हम 2022 में समाजवादी के साथ चुनाव लड़े तो हम क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाए? जब हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़े समाजवादी को फायदा पहुंचाए? ये तो तिलक भाई इसको समझिए, समाजवादी पार्टी जब हम 2022 में इनके साथ थे, ये पश्चिमांचल लड़े, मध्यमांचल लड़े, बुंदेलखंड लड़े, ये तीनों का आंकड़ा विधानसभा का उठा के देख लीजिए। पूर्वांचल में आए वहां प्लस पाएंगे। 4 जिलों में इनका खाता नहीं हमने भारतीय जनता पार्टी का खुलने दिया। और आंकड़े अगर उठा के देखेंगे, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर की बातें माने होते, जैसे कहा गया कि पश्चिमांचल में चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ पे कश्यप लड़वा दीजिए, कश्यप बेल्ट सबसे ज्यादा है, जो बीजेपी को वोट जा रहा है इसको लड़ा दीजिए, नहीं माने हाँ हाँ करते रहे, वहां और किसी को लड़ा दिए। जहाँ प्रजापति वोट था हमने कहा प्रजापति को लड़ा दीजिए, हाँ हाँ करते रहे, चुनाव हो गया, नहीं लड़ाया। जहाँ पे बंजारा वोट था हमने कहा बंजारा को यहाँ प्रत्याशी बना दीजिए, इन्होंने बनाया। ऐसी बहुत सारी वंचित जाति, जिन जातियों का वोट तो इन लोगों ने लिया, लेकिन उसका प्रत्याशी के समाज का है, उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में 2022 में मिला। अब रही बात हम जो मैनपुरी में है, हमने आपको बार बार कहा, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार जब हम सावधान यात्रा किए तो मैनपुरी में मैं स्वयं था।
7 में से 4 विधानसभाओं में मैंने घूमने का काम किया। उस घूमने के बाद जो वहां से निकला, वहां पर ऐसे जो बोल रहे हो कट्टर समाज है, ऐसे बोल रहे हो बहुत कि है। मैनपुरी में राजभर जी ने चुनाव जितवा दिया इनको, इतना भी मत करो। देखिए हमारी बात, नहीं देखिए तिलक भाई, हमने कहा ना हम किसी को जिताने की बात कर रहे हैं, ना हम किसी को हराने की बात कर रहे हैं। हाँ। हम उस समाज को हिस्सा और हक दिलाने की बात कर रहे हैं जिसकी पार्टियां जो है उसका नाम ही लेना बंद कर देती, केवल वोट लेती है। अच्छा, उनका कहीं गिनती नहीं करती। हम उस समाज को पहचान दिलाने ठीक की है बात शिल्पी कर रहे जी, शिल्पी जी देखिए मैंने बात क्लियर करवा दी, लेकिन मेरी एक बात बताइए, जो आप लोग पर्दे के पीछे बोल रहे बी टीम बी टीम बी टीम, इसलिए राजभर जी वहां गए, कार्यालय है, फीता काटा और लड्डू भी बांट दिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पुरानी मोहब्बत तो पुरानी होती है ना, है? अगर अखिलेश यादव राजभर जी को बोल देते कि मत उतारो कैंडिडेट, तो मानते तो सही है, राजभर की नहीं मानते, इससे नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? नहीं, आप ही बताइए कि कब कहा गया कि सुबह सपा बीच में, फिर आप वही काम कर रहे हैं, फिर आप नाराज हो जाएंगे, फिर आप नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा मैडम, आप प्लीज प्लीज, नहीं आदत है मुझे। देखिए, जो बात सुबह सपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, भार्गव जी ने, वो बिल्कुल ठीक बात कहा कि वो प्रतिनिधित्व की राजनीति कर रहे हैं, इसमें बी टीम की बात क्या आ गई? और बी टीम एक बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है उन्होंने उस जनसंख्या को, उन जातियों को। सुबह सपा अगर प्रतिनिधित्व देती है तो राजनीतिक सहभागिता इसीलिए होती ही है, किसी एक का वर्चस्व क्यों होना चाहिए? तो ये तो निश्चित तौर पे उनकी इस बात का भी सम्मान है और उनके नेता की भी इस बात का सम्मान है। और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी ने या किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी ऐसा कुछ कहा हो। मतलब मैं तो नहीं, प्रवक्ता आपको की लगता बात है कर कि रही हूँ, अखिलेश नेता की यादव बात अगर तो- बोल देते राजभर जी से नुकसान नहीं होगा आपको? इतनी तो सीटें जितवाई नहीं, आपको ये पूर्वांचल में। देखिए सारा कुछ सामने नहीं होता है। मैं ये कहूँ, अब देखिए कंचन जी ने कहा कि सम्मान सम्मान सम्मान, और सुधा जी ने मेरे दिल की बात कही। मैं तो नाम लेके कह रही हूँ कि अरे भाई आडवाणी जी के सम्मान का क्या हुआ? कहिए तो हमारे यहाँ भेज दीजिए, आडवाणी जी का सम्मान हम कर लेंगे। आपको हमारे चाचा जी के सम्मान की इतनी चिंता है, मगर अपने आडवाणी जी की चिंता नहीं है। बेचारे बुजुर्ग जिन्होंने सब कुछ खड़ा किया, अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद, पूरा मूवमेंट, रथ यात्रा, सब कुछ उन्होंने खड़ा किया। आज आडवाणी जी पता नहीं कहाँ है। कम से कम हमारे आदरणीय चाचा जी सम्मानित तौर पर विधायक हैं। नहीं, वो तो आपकी अपने बात क्षेत्र ठीक का है प्रतिनिधित्व शिल्पी जी, ठीक करते है, हैं। आप परिवार को तो ये- तवज्जो देती है, वो बात भी ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं अरे ये पूछ रहा हूं- परिवार का तवज्जो तो इनके यहाँ देखिए ठोक के भाव आप पड़ा गुस्सा है, मत चाहे करिए शिल्पी राजनाथ जी, सिंह सुन हो, तो लीजिए चाहे शिल्पी जी। अनुराग ठाकुर हो, सब तो वही परिवार वाले हाँ लोग बिल्कुल हैं अच्छी बात इनके। है शिल्पी जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि राजभर जी के आने से आपको वोटों का नुकसान होगा कि नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आएगा तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन ये बात है कि आप और हम नहीं जानते कि किसका कौन नुकसान पहुंचाने ही आ रहा है। भार्गव जी प्लीज जल्दी से, भार्गव जी। कौन देखिए नुकसान तिलक भाई, पहुंचाने आ रहा है, तिलक भाई कौन आप ये जो बात, एक मिनट सुन लीजिए तिलक भाई। देखिए मैंने आपको साफ साफ कहा ना, हमने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना ना समाजवादी को नुकसान पहुंचाना। हम केवल उस हक अधिकार की वंचित समाज की बात कर रहे हैं। हर टीवी डिबेट में आप चले जाइए, वहां पे ये बताया जा रहा है ब्राह्मण वोट इतना है, यादव वोट इतना है, मुसलमान इतना, साख अच्छा, इतना है, चलो। बाकी जातियों की गिनती क्यों नहीं है? सुहेलदेव भारतीय समाज सांस ले पार्टी लिया उनका करो हक कभी अधिकार कभी, दिलाने की बात कर रही है। भार्गव। इसलिए माननीय रमाकांत कश्यप जी को चुनाव में हम लड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद तिलक ठीक भाई। है, अब धन्यवाद। एक फाइनल फाइनल फाइनल, रुक जाइए फाइनल, भागिए मत भार्गव जी, भागिए मत, ब्रह्मास्त्र मेरा भी ले लीजिए। अब एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं चुनाव भी जीत रहे हैं, कितने वोटों से आप चुनाव जीत रहे हैं? बोलिए, ऐलान करिए, कितने वोट? मैंने कहा इस चुनाव में हम जीत नहीं रहे, लेकिन उनको हक अधिकार और सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। जीत नहीं रहे हो तो फिर चुनाव काहे लड़ रहे हो? यही तो मैं पूछ रहा था। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, इन जातियों की गिनती कौन कराएगा तिलक भाई? अरे तो ये जातियों की बताइए, गिनती समाजवाद, आप अच्छा भी- डिम्पल आप यादव भी जीत तिलक जाएगी भाई तो को जातियों की बताइए, गिनती हो जाएगी। जातियों की गिनती भार्गव जी क्यों जातियों की गिनती अरे हो जाएगी, उन्नीस भार्गव सौ डिम्पल यादव जीत जाएंगे जातियों की चुनाव। जनगणना हुई थी भार्गव जी तिलक क्यों भाई। लड़ रहे हो? यही तो मैं अब पूछ रहा था क्या इतनी देर से, आधे घंटे से। जाता है, भार्गव जी, जानवरों की गिनती है, भार्गव जी, मकान की गिनती बस है, खेत की हो गया, गिनती मान है, गए ना, सब चीज की गिनती मान गए ना, है। चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, जनगणना क्यों मान नहीं? गए ना भार्गव जी, भारतीय भार्गव जी, पार्टी चाहती है कि गुस्सा मत जात हो। में जात की जनगणना होनी चाहिए। लखनऊ जाना है आराम से। उसको उसकी हिस्सेदारी ओहो मिलना चाहिए तिलक भाई। भार्गव जी, चुनाव नहीं लड़ रहे जीतने के लिए, यही तो बात मैं पूछ रहा था आपसे, क्यों गुस्सा हो मैं रहे? आपसे तो कह रहा हूँ ना, हमने देखो मैं आपको बड़ी बात बता इसलिए बता रहा हूँ, हाँ। मैं फिर भी कह रहा हूँ उन जातियों के हक अधिकार को सम्मान दिलाने के लिए सुरेंद्र
भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। और लोगों की तरह नहीं है, हम वो लोग नहीं है कि झूठ बोलते हैं, हम सही को सही और गलत को गलत कहने की ठीक। कुवत रखते हैं। ओके, अब चलते चलते अगर आपने अच्छा एक चलते चलते इतना बता दो कि आपने कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे इतना बता दो कौन जीतेगा दोनों में से? ये तो वहां की मैनपुरी की जो 18 लाख जनता वो तय करेगी तिलक भाई, ये मैं तय नहीं कर सकता। मैं और तो चुनाव 18 जीतने के लाख बाद जनता में जाने का काम कर रहा हूँ। राजभर जी मैं दिल्ली आएंगे चुनाव जीतने के बाद? जनता से हाथ जोड़ के कहूंगा कि दोनों से बचो और अपने समाज को अगर हक अधिकार दिलाना है, अपने समाज की गिनती कराना है, स्वयं भारतीय समाज पार्टी को वोट दो। हाँ, प्रधानमंत्री राजभर जी बनेंगे। ओके, नहीं बिल्कुल, अगर चाय वाले बन सकते तो राजभर जी क्यों नहीं? हाँ तो मैं कह तो रहा हूं सर, मुबारक हो, शुभकामना ले लो, गुस्सा मत हो, लखनऊ जाना है आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भार्गव जी थे हमारे साथ जुड़े हुए सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। अच्छा कंचन जी, फिर मैं सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। ये शिवपाल की मौन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि अभी जो बात शिल्पी जी कह रही थी मैं उसको समझना चाह रहा हूं, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या फैक्टर है शिवपाल यादव इस बार मैनपुरी चुनाव में? क्योंकि ये एक किस्म से उनका भी आखिरी चुनाव है। जी, ये बहुत ही सम्मान की बात है उनके लिए, और ये उनके लिए पृष्ठभूमि एकदम से उनके जीवन मरण के जैसा ही है, और उनको इसमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो एक पिछड़ग्गू टाइप वाला जो सिस्टम बनाया गया था, जिसमें कि डिम्पल जी के पीछे 4 लोगों को बनाया गया, उसमें धर्मेंद्र यादव जी को रखा गया है, तो पहले तो ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो इसको देख करके कि नहीं वो उसमें शामिल नहीं हुए हैं, तो ये बात समझ में आती है कि वो इसको लेकर के गंभीर है। यहाँ से लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे और कुछ ना कुछ वो करेंगे। जिस प्रकार से उनका जो मौन है ना, वही ये बता दे रहा है कि वो इस चीज से किस प्रकार से वो निकलेंगे, क्योंकि उनका मौन इस मौन के मतलब आप मायने क्या ये बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है उनका? मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी सुधा जी ने मुझसे कुछ पूछा था, मैं उस पर ही जरूर आऊंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सभी का सम्मान होना चाहिए। बाकी एक बात और परिवारवाद को लेकर के पहले सुन लीजिए, फिर मैं उनकी बात पर आऊंगी कि परिवारवाद क्या होता है। अगर परिवारवाद का छाप अगर आप यहाँ मैनपुरी में कम से कम छोड़ देते, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के बाद में वहां पर कोई भी चुनाव अगर आप किसी और को उतार देते, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जीता जाता। किसी कार्यकर्ता को उतार देते अगर वो तो अब ये आसानी से नहीं जीत पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? सकता था, तो ना तो अखिलेश जी ने धर्मेंद्र यादव जी पर भरोसा किया, ना तेज प्रताप जी पर भरोसा किया, नहीं नहीं मैडम, ये आपकी राय हो सकती है। ये एक मिनट मैं करेक्ट कर देता हूं। अगर तेजपाल या कोई और चेहरा चुनाव लड़ रहा होता, मेरी बात को समझिएगा, अखिलेश यादव ने क्यों दाव लगाया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर इस सीट से कोई भी चेहरा डिंपल यादव के सिवा लड़ रहा होता तो क्या टीवी चैनलों पर इतनी डिबेट हो रही होती? ना नहीं, ये आपकी और हमारी डिबेट हाँ, के लिए मैं समझ रहा हूं मैडम, मैं समझ रहा हूं, सब चीज समझ रहा हूं, लेकिन मुझे इतना बताइए कि शिवपाल यादव का मौन रहना क्या बीजेपी के लिए फायदा है या नहीं? नहीं, एक बुजुर्ग का आशीर्वाद चला ही गया है और दूसरा बुजुर्ग और घर उनका टूट रहा है, तो ये बात बिल्कुल फर्क, क्योंकि जो अभी शिल्पी जी ने बोला कि फर्क नहीं पड़ता, इसी बात का बहुत फर्क पड़ेगा कि जो सीट शिवपाल जी के वजह से मुलायम सिंह जी जीतते हैं और इसके बाद में उनका भी आशीर्वाद अगर आप नहीं ले रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ की जनता। सुधा जी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? गलत कह रही है कंचन जी? नहीं तिलक जी, मुझे मैं आपसे समझना चाह रही थी, ये जो दर्द है ना, मतलब दूसरे के परिवार में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इन लोगों को दर्द बहुत हो जाता है। और पहली बात, मैं आज तक 8 सालों में समझ नहीं पाई हूँ वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली पार्टी जो पूरे विश्व को अपना घर बताती है। हमारे सनातन जो धर्म का एक लाइन है जो हमने बचपन से सुना है, वसुधैव कुटुंबकम। सोचिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात तो कर लेते हैं, लेकिन अगर अपने देश में एक परिवार में जो मैंने देखा, सीखा, पढ़ा है, मेरे बाबा जी अध्यापक थे, मेरे बुआ जी अध्यापक थी, बहुत से लोग थे, तो घर में जब हम देखते हैं कि ये व्यक्ति ये कर रहा है, उसके कर्म को देखते देखते हम सीख लेते हैं। एक मिनट में बोलूँ, डॉक्टर के लोग देखते हैं कि उसमें सब लोग हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं, मैक्सिमम होता है। जिस घर में लोग आर्मी में होते हैं, मैक्सिमम लोग आर्मी में जाते हैं। मतलब बच्चों को प्लीज बोलने दीजिए, मैं आपकी बात पे आऊँ, मैं बात पे आपकी आऊंगी। तिलक जी, मैं ये समझना चाह रही थी कि इस पार्टी की जो बात है, ये मतलब इनके अमित शाह के
बेटे के लिए नियम चेंज कर दिए जाए तो परिवारवाद में नहीं आता। टंडन जी का बेटा उनकी सीट पे आगे बढ़ जाता है तो परिवारवाद में नहीं आता। मैं आपको 150-200 नाम बता सकती हूँ जो कि इनकी पार्टियों के लोग हैं। कल्याण सिंह का बेटा हो गया, राजनाथ जी के बेटे हो गए। भाई ये बताइए, आपके डेफिनेशन अलग अलग कहते हैं। तिलक जी, मैं तो मतलब इतनी हास्यास्पद स्थिति कि परिवार पूरे देश को मानने वाली पार्टी बाकी परिवारों को अलग करना चाहती है, तोड़ना चाहती है, उनको छिन्न भिन्न कर देना चाहती है। अरे भाई एक स्तर पे रहिए, या तो कहिए कि परिवार देश नहीं है, बस की बात आप नहीं करते हैं। आप दो मतलब आपकी जो फायदे की चीज हो वो सही है, लेकिन अगर उसका फायदा किसी और को मिल रहा हो तो ये बहुत गलत है। ऐसे नहीं चलेगा ना। नीतिगत रूप में अगर आपको सही रहना है तो नीतियों को जानना, समझना, उनका अनुकरण करना बहुत जरूरी है। आप जब किसी पे उंगली उठाते हैं तो पहले ये देखना जरूरी है कि शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी के बीच में क्या स्थिति थी, कैसे भाई बहन थे, कैसे उनके बीच में प्रेम था। ना आप जानती हैं ना तो सपा की प्रवक्ता बहन जानती हैं, किसी को नहीं पता उनके व्यक्तिगत संबंध थे। भाई उन दोनों के बीच में हम कैसे अंतर्यामी बन सकते हैं? अंतर्यामी बन के आप कह रहे हमारे पास भेज दीजिए, उनके पास भेज दीजिए, ऐसी बातें नहीं होती। कम से कम हम एक परिवार में रहते हैं, हम जानते हैं कि परिवार के बीच के संबंध मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होता है। तो दूसरों के प्रश्न करने से पहले परिवार को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि पत्रकारिता में आप हैं और मैं अध्यापकीय गुण को रखती हूँ, तो पत्रकारिता वाला पूरा जानता है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग परिवार के नाम पे अपने परिवार को अलग कर देते हैं, दूसरों के परिवार को अलग कर देते हैं। तो जो कर्म को लेके अगर आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो वो इनका डेफिनेशन अलग अलग कैसे रहता है? प्लीज मुझे जरूर समझाइएगा तिलक जी। ये परिवारवाद को लेकर एक अलग चर्चा मैं जरूर रखूंगा। नहीं, क्योंकि बात यहाँ पे तिलक जी, मैं आपसे बस एक लाइन में समझना चाहूंगी कि एक आंख में दो चश्मे कैसे, मैं मतलब एक ही आंख में दो चश्मे का नंबर कैसे लग जाता है? मैं सिर्फ अभी शिवपाल पर इसलिए अटका हूं क्योंकि आप इसे परिवारवाद के नजरिए से देख रहे हैं, मैं उनके प्रतिभा और अस्तित्व के नजरिए से देख रहा हूं। जो उनका प्रभाव है जसवंत नगर सीट पे, मैं उससे देख रहा हूं उस पूरी की पूरी डिबेट को। अभी भी मैं आपसे यही बात कह रहा हूं, मैं परिवारवाद के चश्मे से देख ही नहीं रहा। वो अलग होकर भी अगर किसी सीट पे चुनाव लड़के और जीत गए तो वो जसवंत नगर की सीट थी। बिल्कुल। तो मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब चुनाव जीते तो 62,000 की लीड जसवंत नगर सीट से थी, और उनका आज नामांकन के दिन डिंपल यादव के साथ खड़ा ना होना, और वो भी ये जानते हुए मौन व्रत रख लेना कि उनके मौन व्रत के क्या मायने निकाले जाएंगे, मैं इसलिए इस चर्चा को लेकर आया था। मैं पहले दो बयान प्लीज सुनाना चाहूंगा और फिर उसके बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट लूंगा आप लोगों के, लेकिन पहले प्लीज जरा ये दो बयान प्ले करिएगा। उन परिस्थितियों में हो रहा है जब नेताजी नहीं है। नेताजी ने ही इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता नेता ने नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे, और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव जी को मिले। धन्यवाद देना चाहूंगी। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी, नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद। आज नेताजी के बगैर चुनाव में आई कर रही है। शिल्पी जी, फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं। यह तो तय है और ये होना भी चाहिए, मुलायम सिंह यादव एक दिन में मुलायम सिंह यादव नहीं बने, कल्याण सिंह एक दिन में कल्याण सिंह नहीं बने। 50 साल मेहनत की तब जाकर मुलायम मुलायम बने। जिनका जलवा कायम है उनका नाम मुलायम है? ऐसे थोड़ी ना हुआ कि मुलायम सिंह यादव एक दिन में बन गए ना। ऐसे नेता सदियां लगती हैं तब नेता बनते हैं।
तो उनकी परछाई पर तो चुनाव लड़ना भी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि उनकी परछाई से आगे समाजवादी पार्टी कभी निकल पाएगी ना। लेकिन उस परछाई में एक बड़ा नाम और था शिवपाल यादव का। भले ही अकेले लड़े, संगठन अकेला खड़ा किया आज। लेकिन मैं एक बात शिल्पी जी समझना चाह रहा हूं, इफ बट किंतु परंतु मैनपुरी हाथ से खिसक गई तो, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं 2024 का ट्रेलर है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल। नहीं, हम तो इसको बिल्कुल नहीं समझ के चल रहे हैं कि मैनपुरी हाथ से खिसक जाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पे नेताजी का क्षेत्र है और वो पूरा समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है। भले ही 2 विधायक इनके आ गए हो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वहां का जो जनता है उसको पता है कि अब ये जो विरासत है ये सहेजनी है, ये विरासत सहेजनी है। भावनात्मक चुनाव भी लड़ रहे हैं ना आप? बिल्कुल भावनात्मक ही है फिलहाल। तो ये जो भी उपचुनाव इस तरह का होता है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो मुद्दों पे आ रहे हैं। जब भी हुए ऐसे उपचुनाव, जब राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो भी भावनात्मक था। तो ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। तो मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, अगर मगर किंतु परंतु ऐसी स्थिति आ गई कि साइकिल पंचर हो गई तो? नहीं, अगर पंचर हो गई तो हो गई, हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई। हम तो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। कंचन जी, फाइनल कमेंट आपका। कंचन जी, क्या किया जाएगा? कंचन जी, ये आपको नहीं लगता कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करती है, वो इस तरह से कैंडिडेट को लेकर छुपन छुपाई खेले? ये शोभा देता है क्या बीजेपी को? और हमारे कैंडिडेट बिल्कुल फाइनल होंगे। बस एक प्रक्रिया आप जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है कि हमेशा वो बहुत चयन करके और बहुत आसानी से चीजें नहीं खोलते हैं। और ये सारी चीजें अभी बहुत दिन नहीं है और उनका तो एक कार्ड बिल्कुल सुनिश्चित। मैडम एक काम करिए, मेरा जितना पत्रकारिता का अनुभव है, एक पान की दुकान पर, एक चाय की दुकान पर खड़े हो जाइए, वही बता देगा बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। 2 नाम लेकर कहेगा इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसलिए ये पहेलियां ये डिबेट में अच्छी लगती हैं। हम प्रैक्टिकल वाले हैं मैडम, हम तो फील्ड में रहकर इस चीजों को भाप जाते हैं। आप मैनपुरी में चाय की दुकान पर खड़े हो जाए, वही बता देगा आपको इन दोनों में से एक नाम है, फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए ओके। सुधा जी, आप क्या देखती हैं इस चुनाव को? फाइनल निचोड़, अगर मगर किंतु परंतु, अगर साइकिल पंचर हो गई जैसे शिल्पी जी कह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, जहां तक अभी हमने देखा था, आप गोला गोकर्णनाथ में आपने देखा था कि जब सीटें इस तरह के उपचुनाव में होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं सहानुभूति वोट मिलना, तो क्योंकि जिसकी सीट खाली हुई है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। और मैं बस, चूंकि आप जानते हैं कि जनता का जो मत है, हम जनता के मत को बदलते या उसको करते जिसने काम किया होगा, और अगर जनता का जुड़ाव उनसे रहा होगा तो हो सकता है कि जो चीजें अभी तक उपचुनाव में होती रही हैं, जो हम देखते हुए लखनपुर में देखा कि जिसको सबको मतलब जीतने वाले हैं और गिरजी जीते, तो ये कहीं ना कहीं जब किसी के इस तरह से सीटें खाली होती है उसका फायदा उसको मिलता है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि कम से कम जो ये जादूगरी है इस बार जादूगरी न होने पाए। लड़े कोई भी, मेरी बात को चलते चलते मैं बता जाता हूं, अगर आप लोगों को है, लड़े कोई भी, शिल्पी जी किसी को भी लड़वाओ, बीजेपी किसी को भी लड़वाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव नहीं लड़ेंगे। मेरे भाव को समझिएगा, मुलायम सिंह यादव नहीं लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव तो एक ही थे, है ना? लड़वाओ किसी को भी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ही मुलायम सिंह यादव थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जनता तय करेगी कि खिलेगा कमल या बहू को मिलेगी विरासत, लेकिन फैक्टर चाचा जान होंगे, ये तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।